हमारा चैप्टर है सेल साइकिल एंड डिवीजन, जिसके अंदर हम क्या बात करेंगे, जो हमने इंटरफेज है, इंटरफेज की हमने सारी बातें कर ली थी। अब आगे जो वाला जो पोर्शन है हमारा, आगे वाला जो पोर्शन है, कौन से वाला पोर्शन है, हमारा पोर्शन है आगे वाला जो कि एम फेज है। कौन सा फेज है? एम फेज है। देखिएगा, अब हम उसकी बात करेंगे। जो एम फेज है, एम फेज के अंदर मेनली उसको कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दो भागों में डिवाइड किया जाता है। हम मेनली आज कैरियोकाइनेसिस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एम फेज को मेनली माइटोसिस कहा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। क्लियर है? तो देखिएगा, हमने कल तक जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर कुछ इस प्रकार का पोर्शन, यहाँ तक की बातें हमने कर ली हैं कि हमारे पास में ये यहाँ तक की जो बातें थी हमारे पास में वो हमने कर ली है कि ये सेल साइकिल है, सेल साइकिल के अंदर हमारे पास में ये G1 फेज था, ये G2 फेज था, ये सॉरी S फेज था, और ये हमारे पास में S फेज था, और ये G2 फेज था, और ये हमारे पास में M फेज। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, मैंने आपको ये वाला पोर्शन कंप्लीट करा दिया है। इस पोर्शन को हम कंप्लीट कर चुके हैं। G1 में क्या होता है, G2 में क्या होता है, और S फेज में क्या होता है, मेनली ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ M फेज के बारे में। किसके बारे में? ये जो हमारे पास में M फेज है। कौन सा फेज है? M फेज है। M फेज को मेनली नोन एज माइटोसिस फेज। इसको माइटोसिस फेज के बारे में जाना जाता है, मेनली माइटोसिस कहा जाता है इसको। क्लियर है? और ये जो एम फेज है, एम फेज के अंदर इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। दो पार्ट कौन कौन से हैं? पहले वाला पार्ट है इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस, मतलब इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है? न्यूक्लियर डिवीजन होता है, न्यूक्लियर डिवीजन होगा। और दूसरे की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में आता है साइटोकाइनेसिस। क्या आता है? साइटोकाइनेसिस का मतलब है एक प्रकार से सेल डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है? चलिएगा, यहाँ पे जो मेन हमारे पास में एम फेज है, एम फेज हमारे पास में ये वाला पोर्शन है, ये नोन एज माइटोसिस। इसको माइटोसिस भी कहा जाता है, जनरली इसको माइटोसिस कहा जाता है। वैसे एम फेज के अंदर मियोसिस वाला पोर्शन भी आता है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा पार्ट है साइटोकाइनेसिस। क्लियर है? अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये हमारे पास में ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन है। इस पोर्शन में हमारे पास में ये वाला फेज जो है, एक मिनट, पूरा कंप्लीट तो वापस बना ही रखा था। ये देखिएगा, हमारे पास में ये वाला पोर्शन है। ये पोर्शन मेरे पास में एम फेज है। इस एम फेज में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में एक जो पोर्शन आता है, इस पोर्शन को कहा जाता है साइटोकाइनेसिस। ये है साइटोकाइनेसिस। और ये वाला जो पोर्शन है पूरा का पूरा, ये हमारे पास में है कैरियोकाइनेसिस। ये कैरियोकाइनेसिस है। क्लियर है मेरी बात? एक साइटोकाइनेसिस है, दूसरा कैरियोकाइनेसिस। अब ध्यान से सुनिए, पहला फेज मेरे पास में ये वाला है, दूसरा फेज मेरे पास में ये वाला है। तो अब मैं हमारे पास में जो माइटोसिस है, माइटोसिस का जो पहला फेज है, कैरियोकाइनेसिस को डिस्क्राइब करेंगे। क्लियर है? अब कैरियोकाइनेसिस के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो कैरियोकाइनेसिस है, यहाँ पे हमारे पास में ये कैरियोकाइनेसिस की बात करें। कैरियोकाइनेसिस का मतलब सीधा सा होता है न्यूक्लियर डिवीजन। क्या होता है? न्यूक्लियर डिवीजन मतलब होता है, मतलब जो न्यूक्लियर मैटर है वो इसके अंदर, जो क्रोमेटिक मैटर है वो इसके अंदर क्या करेगा? एक प्रकार से डिवाइड करेगा। क्या करेगा? डिवाइड करेगा। अब देखिएगा, उसके अंदर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस किस प्रकार डिवाइड करेगा उसकी बात कर लेते हैं। ये देखिएगा, हमारे पास कैरियोकाइनेसिस को एक बार बना देता हूँ मैं। वो जो फेज है हमारे पास में कुछ इस प्रकार का बनेगा। ये देखिएगा, उस साइड तो हमारे पास साइटोकाइनेसिस हो गया, जो पोर्शन है इसके अंदर चार फेज है। कितने फेज है? चार फेज है। एक प्रो फेज होता है, एक मेटा फेज होता है, एक एनाफेज होता है, एक टीलोफेज होता है। टीलोफेज होता है। क्लियर है मेरी बात? ये हमारे पास में एक प्रोफेज है, एक मेटाफेज है, एक एनाफेज और एक टीलोफेज है। ये चार फेज है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ हैव फोर फेजेस,
इसके अंदर 4 फेजेस हैं। 4 फेजेस कौन कौन से हैं ये ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए हमारे पास में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस की बात करी मैंने। यहाँ पे पूरा का पूरा हमारे पास में एम फेज है। कौन सा फेज है? ये एम फेज है। एम फेज के 2 पार्ट मैंने बताए, पहला कैरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस। अब यहाँ पे बात करूँ, हमारे पास ये कैरियोकाइनेसिस है। कौन सा है? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस की मैं बात कर रहा हूँ। उसके अंदर मेरे पास में 4 फेजेस है। कितने पोर्शन है? 4 फेजेस है, 4 पार्ट है। पहले वाला हमारे पास में पी मेट, अगर याद रखना है तो पी एम ए टी, पी मेट से याद रख लो। पहले वाला है प्रोफेज, सेकंड वाला है मेटाफेज, थर्ड वाले की बात करूं तो एनाफेज, फोर्थ वाले की बात करें तो टेलोफेज। हमारे पास में ये 4 फेज होते हैं माइटोसिस के अंदर। किसके अंदर? माइटोसिस के अंदर। मेनली जो कैरियोकाइनेसिस है माइटोसिस का, उसके अंदर ये 4 फेज होते हैं। क्लियर है? पहले वाला है प्रोफेज, दूसरे वाला मेटाफेज, तीसरे वाला एनाफेज, चौथे वाला है टेलोफेज। क्लियर है? अब ध्यान सुनिए। अब मैं यहाँ पे आपको प्रोफेज के बारे में पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेज के बारे में। ये देखिएगा हमारे पास में प्रोफेज, मैं स्टार्ट करता हूँ प्रोफेज से। ये मेरे पास प्रोफेज, चारों फेज पढ़ने हैं। पहले बात करते हैं प्रोफेज से। ये देखिएगा प्रोफेज में हमारे पास क्या होता है। पहले अगर मैं बात करूं बिफोर प्रोफेज, प्रोफेज से पहले बात कर लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद बात करेंगे आगे। बिफोर प्रोफेज, प्रोफेज से पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है? कहता है साइटोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्मिक जो कंटेंट है वो डबल हो रखा है, मतलब ऑर्गेनली डबल हो रखी है। इसके अंदर ऑर्गेनली भी डबल है। और न्यूक्लियर मैटर, जो न्यूक्लियर मैटर है वो भी क्या है? डबल हो रखा है। और जो न्यूक्लियर मैटर है यहाँ पे हमारे पास में क्या है? इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, क्रोमेटिन की फॉर्म में पड़ा है। किसकी फॉर्म में पड़ा है? क्रोमेटिन की फॉर्म में पड़ा हुआ है। क्लियर है? और यहाँ पे हमारे पास में और एक सेंट्रियोल भी डबल है। क्या डबल है? सेंट्रियोल भी डबल है। सेंट्रियोल भी डबल है हमारे पास में। यहाँ पे हमारे पास में सेंट्रियोल भी डबल है। अब मेरी बात ध्यान सुनिए। अब प्रोफेज में होगा क्या? ये तो प्रोफेज से पहले की बात है। किससे पहले की? प्रोफेज से पहले की बात है। अब प्रोफेज में होगा क्या? इन प्रोफेज, अगर मैं बात करूँ इन प्रोफेज, प्रोफेज में क्या होता है? देखिएगा इन प्रोफेज में क्या होता है। क्लियर है? प्रोफेज से पहले क्या था और प्रोफेज के बाद क्या होता है। क्लियर है? प्रोफेज के अंदर क्या होता है? कहता है सबसे पहले क्या होता है? सेंट्रियोल डी कंडेंसेशन ऑफ, सबसे पहले क्या होता है? कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियर मैटर। न्यूक्लियर मैटर क्या होगा बेटा? कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? न्यूक्लियर मैटर कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से हमारे पास में ये न्यूक्लियर मैटर है। पहले ये कुछ इस प्रकार से पड़ा था और ये डी कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो न्यूक्लियर मैटर है, ये न्यूक्लियर वॉल है, न्यूक्लियर मैटर है, ये कंडेंस होगा तो कुछ इस प्रकार से शेप लेना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है मेरी बात? ये इस प्रकार से कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट में आते आते क्रोमोसोम में अपीयर हो जाएगा। क्लियर है? लास्ट आते आते पहली बात ये होगी। फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास में सेंट्रियोल पड़े हैं। क्या पड़े हैं? सेंट्रियोल पड़े हैं। दूसरा काम क्या होगा? यहाँ से सेंट्रियोल मूव करना स्टार्ट कर देंगे टुवार्ड्स पोल। ठीक है? दूसरा काम है सेंट्रियोल स्टार्ट्स टू मूव अपार्ट। सेंट्रियोल अपार्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा। अपार्ट का मतलब है यहाँ से अपार्ट या पोल की साइड मूव करते हैं, टुवार्ड्स पोल्स, पोल्स की साइड मूव करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से पोल की तरफ जाएंगे, यहाँ से पोल की तरफ जाएंगे। क्लियर है? इस प्रकार होना स्टार्ट हो जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक? फिर आगे देखिएगा। आगे अगर मैं बात करूँ, आगे हम बात करते हैं तो ये वाला पोर्शन आगे बात करते हैं तो जो हमारे पास में थर्ड पॉइंट अगर प्रोफेज की मैं बात करूँ, क्रोमोजोम स्टार्ट टू अपीयर, क्रोमोसोम अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे बट नॉट क्लियरली स्टार्ट अपीयर होना क्लियरली स्टार्ट नहीं होंगे। क्लियर है मेरी बात? क्लियरली अपीयर नहीं होंगे। कौन? क्रोमोसोम। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास में जो सारा का सारा जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनली है सारी की सारी क्या होना एक प्रकार से वो क्या नाम है दिखना बंद हो जाएंगे। क्लियर है? डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। ऑर्गेनली स्टार्ट टू डिसअपियर। अब क्या होगा? ऑर्गेनली स्टार्ट्स टू डिसअपियर, ऑर्गेनली डिसअपियर होना
स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे ये काम होगा। अब आगे देखिएगा हमारे पास में ये कंडीशन हमारे पास में हो गई है। जो क्रोमोजोम है वहां से पीछे वाली स्लाइड से लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास में क्रोमोजोम कुछ इस प्रकार अपीयर होना स्टार्ट हो गई है। क्लियर है? क्रोमोजोम हमारे पास में कुछ इस प्रकार से अपीयर होना स्टार्ट हो गए। क्लियर है? क्रोमोजोम यहाँ पे अपीयर होना स्टार्ट हो गए। कोई डाउट है यहाँ तक? क्रोमोजोम अपीयर होना स्टार्ट हो गए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्रोमोजोम अपीयर होना स्टार्ट हो गए और धीरे धीरे ऑर्गेनली स्टार्ट्स टू डिसअपीयर होना स्टार्ट हो गई, एक्सेप्ट वन, एक को छोड़ के, एक्सेप्ट वन, एक ऑर्गेनली को छोड़ के। वही ऑर्गेनली हमारे पास में कौन सी है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सी ऑर्गेनली है? माइटोकॉन्ड्रिया नाम की एक ऑर्गेनली है जो कि डिसअपीयर नहीं होती क्योंकि एनर्जी बनाने का काम करती है। अब आगे देखिएगा हमारे पास में यहाँ पे न्यूक्लियर वॉल डिसइंटीग्रेट। न्यूक्लियर वॉल क्या होगी? डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगी। डिसइंटीग्रेट का मतलब है टूटना स्टार्ट हो जाएगी। न्यूक्लियर वॉल धीरे धीरे, यहाँ से न्यूक्लियर वॉल धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है मेरी बात? डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर वॉल, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा। डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर वॉल का टूटना स्टार्ट्स इन, ये जो स्टार्ट है, स्टार्ट इन प्रोफेज। स्टार्ट कहाँ होता है? प्रोफेज में होता है। कंप्लीट कहाँ होता है? कंप्लीट इन एनाफेज, ओ सॉरी मेटाफेज। कंप्लीट इन मेटाफेज, मेटाफेज में कंप्लीट होता है। इतनी बातें क्लियर हैं? कोई डाउट है यहाँ तक? बोलिएगा। अब मेरी भी दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे हमारे पास में ये जो हमारे पास में डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर वॉल जो स्टार्ट हुआ है, ये देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। लास्ट प्रोसेस ऑफ दिस फेज, इस फेज का लास्ट प्रोसेस है, एंड फर्स्ट प्रोसेस ऑफ नेक्स्ट फेज। नेक्स्ट फेज का क्या है? ये फर्स्ट प्रोसेस है। क्लियर है? मतलब क्या है? प्रोफेज का ये आखिरी प्रोसेस है, प्रोफेज का ये आखिरी काम है और मेटाफेज का ये पहला काम है। मेटाफेज में ये कंप्लीट हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी कंप्लीटली। क्लियर है मेरी बात? कोई डाउट है यहाँ तक? बोलिएगा। अब आपसे कहता है प्रोफेज कंप्लीट होना किसके द्वारा दिखाया जाता है? न्यूक्लियर वॉल का डिसइंटीग्रेट होने के द्वारा दिखाया जाता है। क्लियर है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है? डिसइंटीग्रेट हो जाती है। ये क्या दिखाता है कि हमारे पास में प्रोफेज कंप्लीट हो गया है। क्लियर है यहाँ तक की बात है? ठीक है, आपके एनसीईआरटी कहती है प्रोफेज बिकम कंप्लीट इज, क्या नाम है, इज एक प्रकार से आइडेंटिफाइड बाय ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर वॉल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाती है, तभी ये देख लिया जाता है कि हाँ ये कंप्लीट हो गया है। चलें आगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये हमारे पास में ये सारी की सारी बातें सबसे पहले देखिएगा, मैंने क्या कहा? क्रोमेटिन मेटल एक प्रकार से कंडेंस होना स्टार्ट होगा, न्यूक्लियर जो क्रोमोसोम की फॉर्म लेना स्टार्ट करेगा। फिर धीरे धीरे जो हमारे पास में सेंट्रीओल जो साइड में थे वो पोल पे जाना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? आई बात में पोल पे जैसे ही गए हैं, यहाँ पे पोल पे जैसे ही गए हैं, एक बात और रहती है, यहाँ पे पोल पे गए हैं तो एस्ट्रल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। मतलब जो हमारे पास में स्पिंडल फाइबर स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है? यहाँ पे स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन जो है एक प्रकार से क्या हो जाएगी? स्टार्ट भी हो जाएगी। जैसे ये चीजें हैं एक प्रकार से न्यूक्लियर वॉल का टूटना, ये आखिरी प्रोफेज का आखिरी फेज है, आखिरी पॉइंट है, उससे पहले ये बात हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक की बातें? कोई डाउट है यहाँ तक? चलिएगा। अब क्या कहता है कि यहाँ पे हमारे पास में जो एस्ट्रल रेज आई हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर जुड़ना इनिशिएट कर रही है, बट जुड़ी नहीं है। इनिशिएट कर रही है, क्रोमोसोम के ऊपर जुड़ना स्टार्ट कर चुकी है, बट जुड़ी नहीं है, ना ही जुड़ पाती है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली नहीं टूटी है। समझ आ गया? नहीं आ गया? कोई डाउट है? और ना ही इनके ऊपर काइनेटोकोर अपीयर हुए हैं, काइनेटोकोर के साथ ही क्या होंगी? ये जुड़ेंगी। क्लियर है यहाँ तक की बातें? ये हमारे पास में क्या हो गया है? प्रोफेज की सारी बातें मैंने आपको करा दी है। क्लियर है यहाँ तक की बातें? चलिएगा। अब मैं आगे बात करता हूँ किसके बारे में। नेक्स्ट हमारे पास में आता है प्रोफेज के बाद अगर मैं बात करूं, हमारे पास आता है नेक्स्ट मेटाफेज। क्या आता है? मेटाफेज। ये हमारे पास में मेटाफेज में क्या होता है? सबसे पहला काम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली टूट जाएगी, जैसे ही न्यूक्लियर के बाहर जो मेम्ब्रेन है कंप्लीटली टूट जाएगी, जो उसके अंदर क्रोमोसोम है वो कहाँ जाएंगे? साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। क्रोमोसोम कम्स इनटू साइटोप्लाज्म, क्रोमोसोम कम्स इनटू
साइटोप्लाज्म, क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में आ जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिएगा जो हमारे पास में क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में जैसे ही आए starts to chromosome start to appear clearly appear होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखिए मेरे पास में ये क्रोमोसोम है, इस प्रकार क्लियरली अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे क्रोमोसोम क्लियरली अपीयर हो जाएगा और जैसे ये क्लियरली अपीयर होगा इसके ऊपर आपको काइनेटोकोर भी दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या दिखना स्टार्ट हो जाएंगे? काइनेटोकोर। इसके ऊपर यहाँ पे काइनेटोकोर, ये जो प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं? काइनेटोकोर। काइनेटोकोर भी अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास में कितने क्रोमेटिड हैं? एक क्रोमेटिड ये हो गया, दूसरा क्रोमेटिड ये वाला हो गया। तो मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मेटाफेज का जो क्रोमोसोम होता है वो क्रोमोसोम जो है इसके पास कितने क्रोमेटिड है? 2 क्रोमेटिड। कितने क्रोमेटिड है? 2 क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम है। क्लियर है? और कितने काइनेटोकोर होते हैं? 2 काइनेटोकोर होते हैं। 2 काइनेटोकोर होते हैं। इतनी बातें आपको याद रखनी है। मेटाफेज में क्रोमोसोम अपीयर क्लियरली, क्रोमोसोम क्लियरली अपीयर हो जाएगा। क्लियरली जैसे ही अपीयर हुआ है शेप ऑफ क्रोमोसोम कैन बी स्टडीड। शेप ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पे जो है शेप ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की जो शेप है कैन बी स्टडीड। ठीक है, सॉरी नॉट शेप, क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का जो मॉर्फोलॉजी है वो स्टडी किया जा सकता है। कहाँ? मेटाफेज में। कहाँ स्टडी किया जाता है? मेटाफेज में। ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे देखिए मैंने कहा मेटाफेज में जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर 1 क्रोमेटिड है और 2 काइनेटोकोर है। अगर मैं कहूँ हमारे पास में क्रोमोसोम है, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन लिखूँ मैं कि हमारे पास क्रोमोसोम कितने हैं? 46 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है? 46 मेरे पास क्रोमोसोम है जो कि हमारे पास होते हैं। इसके अंदर कितने तो काइनेटोकोर होंगे, काइनेटोकोर कितने होंगे और क्रोमेटिड कितने होंगे? कितने काइनेटोकोर होंगे, कितने क्रोमेटिड होंगे? अगर मैं बात करूं क्रोमोसोम कितने हैं? 46 है। एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड हैं? 2। तो 46 में 92। और काइनेटोकोर एक क्रोमोसोम पे कितने हैं? 2। मतलब एक क्रोमेटिड में 1, तो 92 क्रोमेटिड में 92 काइनेटोकोर। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? कोई डाउट है यहाँ तक? बोलिएगा। यहाँ तक की बातें हो गई हैं। क्रोमोसोम अपीयर होना स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही अपीयर होना स्टार्ट हो गया, जैसे ही अपीयर होना स्टार्ट होता है, नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे ही अपीयर होना स्टार्ट होता है, अब ये अपीयर हो गया तो इसके साथ जैसे ही क्या कहता है कि यहाँ पे ये हमारे पास में ये सेल है और इसके बीच में यहाँ पे मेरे पास में ये क्या पड़े हैं? ये क्रोमोसोम पड़े। 1 2 3 4 और इसके साइड में मेरे पास में यहाँ पे ऊपर भी काइनेटोकोर है, नीचे भी काइनेटोकोर, ऊपर भी काइनेटोकोर, नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी और नीचे भी। अब क्या कहता है कि यहाँ पे हमारे पास में जो क्रोमोसोम पड़े हैं उनके ऊपर क्या अटैच होना स्टार्ट हो जाता है? उनके ऊपर यहाँ पे हमारे पास में ये स्पिंडल फाइबर अटैच होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, स्पिंडल फाइबर अटैच, देखिएगा यहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए। क्लियर है? यहाँ पे तो हमारे पास में अगला पॉइंट आता है स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का जो काइनेटोकोर है उसके ऊपर अटैच होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड नाउ अब क्या होगा? जो क्रोमोसोम है जैसे ही अटैच होंगे कम्स ऑन, कहाँ जाते हैं? कम्स ऑन इक्विटोरियल प्लेट ऑफ स्पिंडल फाइबर की जो इक्विटोरियल प्लेट है, स्पिंडल फाइबर की जो इक्विटोरियल प्लेट है, मतलब यहाँ से भी जो लेंथ है बराबर, यहाँ से भी जो लेंथ है वो बराबर यहाँ पे आ जाएंगे। क्लियर मेरी बात है? कोई डाउट है? इक्विटोरियल प्लेट पे आ जाएंगे। कोई डाउट है यहाँ तक? अब देखिएगा यहाँ पे एक बात और याद रखना है आपको, इन एनिमल सेल, एक बात और याद रखना है, इन एनिमल सेल के अंदर, ठीक है, एनिमल सेल के अंदर 2 सेंट्रियोल, कितने सेंट्रियोल हैं? 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट है, इसलिए इसे कहा जाता है एम्फीएस्ट्रल डिवीजन, जो कि क्या बनाता है? एस्ट्रल रेज को अरेंज करता है। एम्फीएस्ट्रल डिवीजन कहा जाता है एनिमल सेल के अंदर इसको। क्लियर है? क्योंकि एक इस साइड है और एक इस साइड है। क्लियर है?
अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्लांट सेल के अंदर, किसके अंदर बात करूँ, प्लांट सेल के अंदर बात करूँ, तो यहाँ पे क्या सेंट्रियोल होता है? जी नहीं, नो सेंट्रियोल इज प्रेजेंट, कोई सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता। इसलिए एन इन प्लांट सेल के अंदर माइटोसिस होती है या डिवीजन होता है, उसको कहा जाता है एन एस्ट्रल डिवीजन। एन एस्ट्रल डिवीजन कहा जाता है। कि यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई हैं? कोई डाउट है यहाँ तक? चलिएगा, बोलिए क्लियर है यहाँ तक की बात है? चले आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, अब मेरे पास क्या हो चुका है, स्पिंडल फाइबर की इक्विटोरियल प्लेट पे, इक्विटोरियल में बिल्कुल इक्वल, यहाँ से भी इक्वल और यहाँ से भी इक्वल, यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, क्रोमोजोम आ गया। क्या आ गया है? क्रोमोजोम आ गया। आगे देखिए अब क्या होगा, मेरे पास मेनली कंडीशन क्या बन गई है, कंडीशन मेरे पास कुछ इस प्रकार की बन गई है। ये देखिएगा, मेरे पास क्रोमोजोम जो आ गया है वो कुछ इस प्रकार आ गया है। ये मेरे पास क्रोमोजोम आ गया, एक क्रोमेटिड ये है, एक क्रोमेटिड ये है, और बीच में मेरे पास में ये सेंट्रियोल है। बीच में मेरे पास क्या है? ये मेरे पास सेंट्रियोल है। क्लियर है? और इसके इसके ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे मेरे पास में क्या जुड़े हुए हैं, यहाँ पे इसके ऊपर और नीचे, यहाँ पे मेरे पास काइनेटोकोर है, यहाँ पे काइनेटोकोर है, और इसके साइड में यहाँ पे हमारे पास में क्या जुड़े हुए हैं, उस साइड से स्पिंडल फाइबर जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं? ये मेरे पास में सेंट्रियोल है, ये मेरे पास में सेंट्रियोल है। इस साइड से मेरे पास में एक क्रोमोजोम की बता रहा हूँ, बाकी सारे क्रोमोजोम में ऐसा ही होगा। इस साइड से मेरे पास में स्पिंडल फाइबर जुड़ गए। इतनी बातें क्लियर है? कोई डाउट है? एक क्रोमोसोम को मैंने बड़ा करके दिखा दिया। ये व्हाइट वाले जो है मेरे पास में, ये क्या है? क्रोमेटिड है। ये व्हाइट वाला ये भी क्रोमेटिड है। बीच में सेंट्रियोल, वो जो सेंट्रोमियर है, और साइड में हमारे पास में ये क्या है? काइनेटोकोर है। येलो कलर में जो दिखाई दे रहा है काइनेटोकोर है, और ये व्हाइट कलर वाले स्पिंडल फाइबर है, और यहाँ पे मेरे पास में सेंट्रियोल है। कोई डाउट है यहाँ तक? बोलिएगा। यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब नेक्स्ट हमारे पास में ये बात तो यहाँ तक हो जाती है, कहाँ तक? हमारे पास में मेटाफेज तक। इसके जस्ट पार्ट अगर मैं बात करूँ, हमारे पास आता है एनाफेज। क्या आता है? एनाफेज आता है। एनाफेज में क्या होता है? एनाफेज में ध्यान सुनिए, एनाफेज में क्या होता है, यहाँ से हमारे पास, यहाँ से ये अरेंज तो है मेटाफेज तक, यहाँ से हमारे पास में स्प्लिटिंग ऑफ क्या होता है? सेंट्रोमियर। यहाँ पे क्या होगा? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो जाएगी। क्लियर है? जैसे ही सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो जाती है, तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन अगले वाली क्या बनती है कि यहाँ से एक देखिएगा, यहाँ से हमारे पास में, ये मेरे पास में ये एक क्रोमोसोम तो इस साइड, क्लियर है, और एक पोर्शन ये इस साइड, क्लियर है। ये देखिएगा, एक मिनट, हमारे पास में ये, मेरे पास में ये इसका सेंट्रोमियर है इस साइड वाले का, और यहाँ पे हमारे पास में इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, ये हमारे पास में यहाँ पे इसके ऊपर ये वाला पोर्शन प्रेजेंट है। क्लियर है? ये वाला पोर्शन यहाँ पे हमारे पास में ये सॉरी नीचे होना चाहिए था उसको, यहाँ पे काइनेटोकोर प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, और इस काइनेटोकोर से हमारे पास में क्या जुड़ा हुआ है, ये देखिएगा, इस काइनेटोकोर से मेरे पास में क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ से मेरे पास में स्पिंडल फाइबर, यहाँ से मेरे फाइबर स्पिंडल फाइबर, और ये सेंट्रियोल। बताइएगा, ये जो है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो है मेरे पास में सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ, सेंट्रोमियर स्प्लिट होता ही यहाँ से इसको अटैच कर रखा है, ऊपर लेके जाएगा, तो ये देखिएगा, यहाँ से अटैच हो रखा है, इस प्रकार लेके आएगा इसको खींच के। क्लियर है? वैसे नॉर्मली अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे असल में अपने साथ वाले सामने वाले के साथ अटैच नहीं होता है, ये अपने सामने वाले के साथ अटैच नहीं होता है, ये वाला आगे जाके यहाँ अटैच होगा, ये वाला जो स्पिंडल फाइबर है ये जाके यहाँ अटैच होगा, ऐसे पोर्शन होता है उल्टा। क्लियर है? इस वाले का स्पिंडल फाइबर यहाँ, इस वाले का स्पिंडल फाइबर वहाँ, नॉर्मली बता दिया जाता है कि भी यहाँ सामने वाले से अटैच होता है। क्लियर है? बट होता नॉर्मली ऐसे है। क्लियर है? अब जैसे ही ये स्प्लिट होगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा, क्रोमोसोम मूव अपार्ट, जैसे क्या है यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे स्प्लिट होगा सेंट्रोमियर, ये क्या नाम है हमारे पास में, क्रोमेटिड स्टार्ट टू मूव अपार्ट मतलब टुवर्ड्स पोल। कौन सी साइड? पोल्स की साइड मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब ये मूव कर रहे हैं पोल्स की साइड, कौन? क्रोमेटिड। एक क्रोमेटिड ये है, एक क्रोमेटिड ये है, बट आपके एनसीईआरटी कहते हैं नाउ ये जो हमारे पास पोर्शन बना है, ये जो पोर्शन बना है, नाउ दीज आर द क्रोमोसोम फॉर न्यू सेल। नई सेल के लिए क्या है? अब क्रोमोसोम, मतलब ये भी क्या था मेरे पास में, ये भी एक क्रोमोसोम था, ये भी मेरे पास एक क्रोमोसोम था, और अगर मैं बात करूं ये भी एक क्रोमोसोम है, और ये भी मेरे पास एक क्रोमोसोम है। कोई डाउट है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक की बात है? अब यहाँ पे ये मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। अब जब ये मूव कर रहा है, नाउ इन दिस स्टेज व्हेन दे आर मूविंग,
दे आर मूविंग अपार्ट, जब ये एक दूसरे से अपार्ट दूर जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, स्टडी ऑफ शेप ऑफ क्रोमोजोम, क्रोमोजोम कैन बी सी, क्रोमोजोम की जो शेप है वो देखी जा सकती है। कौन कौन सी शेप होती है हमारे पास में, नॉर्मली मैं अगर बात करूं तो मैंने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, वी शेप, एल शेप, जे शेप और आई शेप। मतलब हमारे पास में मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। ये जो शेप है ये हमारे पास में कहाँ जाके दिखती है, एनाफेज स्टेज में आके दिखती है। क्या इतनी बातें क्लियर है आपको, कोई डाउट है यहाँ तक? चलेगा, बोलिए। एनाफेज यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो गया है। अब एनाफेज से आगे अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास नेक्स्ट आता है टीलोफेज। क्या आता है? टीलोफेज आता है, ये टीलोफेज है। क्लियर है? टीलोफेज में अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास में जो क्रोमोजोम है वो पोल्स पे आ चुके हैं। क्रोमोजोम क्या आ गए? पोल्स पे आ चुके हैं। ये मेरे पास में क्रोमोजोम यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। ये क्रोमोजोम मेरे पास में, एक मिनट, क्रोमोजोम मेरे पास में आ चुके हैं यहाँ, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक की बात कर रहे हैं। क्लियर है? एक आ गया है मेरे पास में यहाँ पे, एक एक। क्लियर है? और जैसे ही पहली बात, क्रोमोजोम रीच अप टू पोल, पोल पे पहुंच गए। जैसे ही पोल पे पहुंच गए हैं, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? क्रोमेटिड में। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? क्रोमेटिड में। कन्वर्ट इनटू क्रोमेटिड, कन्वर्ट इनटू क्रोमेटिड, क्रोमेटिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब डीकंडेंसेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है मेरी बात? अब यहाँ पे जैसे ये पहुंच ही गए हैं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो जाएगी। क्या रीअपीयर हो जाएगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी मेरे पास? रीअपीयर हो जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे मेरे पास वापस से दिखना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो गई, जैसे ही मेरे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से दिख गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख गई यहाँ पे, जैसे ही दिख गई है, जो हमारे पास में ऑर्गेनली, जो ऑर्गेनली है वो भी क्या हो जाएंगी? रीअपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगी। क्लियर है? ऑर्गेनली भी रीअपीयर होना स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे क्रोमोसोम का जो नंबर है, यहाँ पे ये जो क्या है हमारे पास में, 2 न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाएंगे। कितने न्यूक्लियाई? 2 न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाएंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे ये जो कैरियोकाइनेसिस है, ये हमारे पास में जो सारा का सारा क्या हो गया? कैरियोकाइनेसिस, मतलब न्यूक्लियर मैटर मैंने डिवाइड कर दिया। पूरा बताता हूँ कैसे डिवाइड करा। इसके बाद हमारे पास में आफ्टर दैट इसके बाद हमारे पास में आफ्टर दैट साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगी। साइटोकाइनेसिस जो कि आप अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, पहले यहाँ तक आपको याद रखना है। अब मैं बताता हूँ कि असल में हुआ क्या है, कि भाई न्यूक्लियर डिवाइड हुआ है कैसे, कितना क्रोमोसोम नंबर कैसे सेम रहा, है ना। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए हमारे पास में कुछ इस प्रकार का प्रोसेस हुआ है। ये मेरे पास में, मैं कहता हूँ हमारे पास में 4 क्रोमोसोम थे। कितने क्रोमोसोम थे? 4 क्रोमोसोम थे। 4 थे तो यहाँ पे ये मेटाफेज की कंडीशन है। अगर मैं बात करूँ एनाफेज की कंडीशन, तो 4 मेरे पास में इस साइड जा रहे हैं, 4 मेरे पास में इस साइड जा रहे हैं। स्टार्टिंग वाली जो सेल थी मेरे पास, कितने क्रोमोसोम थे इसमें? स्टार्टिंग वाली सेल के अंदर मेरे पास में 4 क्रोमोसोम थे। यहाँ पे ये वाला जो एनाफेज वाली कंडीशन है, इसके बाद हमारे पास में टीलोफेज वाली कंडीशन आएगी। टीलोफेज में 1 2 3 4, और यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई। ये पूरी सेल है ना। ये क्या है? पूरी सेल है। ये क्या है मेरे पास में? पूरी सेल है। क्लियर है? पहले वाली सेल के अंदर, मेटाफेज के अंदर 4 क्रोमोसोम है। एनाफेज के अंदर भी यहाँ पे दूर दूर जा रहे हैं। यहाँ पे आके मेरे पास में यहाँ पे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई, और इसके अंदर भी कितने क्रोमोसोम? 4। क्योंकि मैंने कहा था एनाफेज में आपको बताया, जैसे ही क्रोमेटिड दूर दूर जाते हैं, नेक्स्ट सेल के क्रोमोसोम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? जो नेक्स्ट सेल आएगी, अगले वाली जो सेल आएगी, उसके क्रोमोसोम कहलाएंगे। हाफ सेल आधे डिवाइड हो जाएगी साइटोकाइनेसिस के अंदर। क्लियर है? अब देखिएगा यहाँ पे मैंने कितने सेल क्रोमोसोम से स्टार्ट किया था? 4। और यहाँ पे मेरे पास जो नई सेल बनेगी, यहाँ पे जब ये डिवीजन होगा तो 4 क्रोमोसोम इसमें, 4 इसमें। क्या क्रोमोसोम नंबर सेम रहा? जी हाँ, इसलिए इसे कहा जाता है माइटोसिस इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। क्या कहा जाता है? इक्वेशनल डिवीजन के नाम से जाना जाता है। कोई डाउट है यहाँ तक? तो यहाँ तक मैंने आपको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये चारों की चारों चीजें हैं, मैंने पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश करी है। बट ध्यान से आपको क्या करना है, पूरे के पूरे प्रोसेस को पढ़ना है, डायग्राम साथ में बनाने हैं। जैसे डायग्राम बनाओगे वैसे आपको समझ आता जाएगा। क्लियर है यहाँ तक की बातें? तो आगे जो हमारे पास में ये वाला जो पोर्शन है, जो मैंने कहा साइटोकाइनेसिस होती है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, वो साइटोकाइनेसिस में आएगा, वो कल आपको बताएंगे। और उसके बाद आप
म्यू से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपको कंटेंट बनाना है, किस प्रकार क्रोमोसोम कंटेंट जो है बदलता है हर फेज में, G1 में, S में, G2 में, मेटाफेज में, एनाफेज में, टेलोफेज में कैसे बदलता है, ये सारी बातें आप करेंगे। क्लियर है? यहाँ तक की बातें आपको याद रखनी है, ध्यान रखना है। चलिएगा, ओके, थैंक यू।